हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की यानी क्लास 12 की। और इस अध्याय में या इस वीडियो में आपको हम आज पढ़ाएंगे समाकलन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 के लिए। जो भी विद्यार्थी अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप 2 मिनट देखिए, पहले कैसे क्या है चीज़ें समझिए। यदि आप समाकलन चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन कहीं भी पढ़े होंगे, शायद आपको समझ में ना आया हो। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप 10 से 15 मिनट वीडियो पे वो कीजिए, देखिए वीडियो को, आपको खुद पे खुद समझ में आने लगेगा समाकलन कैसे हल करना है। किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला प्रयोग होगा, या समाकलन की जो है कि उसका फैक्टर करेंगे या फिर उसको रेशनलाइज करेंगे या फिर उसके हम लोग अलग अलग पार्ट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक बेसिक से यानी जीरो से लेके हीरो, ठीक है, आपको जीरो से हीरो बना देंगे एक ही वीडियो में। और उसके बाद आप जितने भी एक्सरसाइज समाकलन के हैं सारे एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ बेसिक फार्मूले हम लोग जानेंगे, उसके साथ साथ हम लोग उसके समाकलन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हल करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद जो हमारी NCERT बुक है, CBSE बोर्ड चाहे आपके UP बोर्ड हो चाहे आपके SSC बोर्ड हो, आप देखेंगे तो समाकलन जो है एक ही है सभी यानी बोर्ड के लिए, और सब बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं सबके लिए समान है। तरीका आपका सब एक जैसा होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके उसके समझाने के हो सकते हैं। आंसर सबका समान आता है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, किसी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, किसी बुक में कम होंगे, बस फर्क इतना ही होता है। लेकिन समाकलन की जो विधियाँ होती है वो सारी एक जैसी मिलेगी आपको, ठीक है। बस उसको समझने का तरीका है और समझाने का तरीका है। तो आज हम एक बेसिक्स यानी कि कंसेप्ट के साथ बात करेंगे समाकलन को और उसको समझेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बेसिक जितने भी फार्मूले हैं आपको 7, 8, 10 जो भी फार्मूले बेसिक है उन्हीं फार्मूले पे वर्क करना है आपको, कि उस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, उस फार्मूले के कौन से फार्मूले के कहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं समाकलन है क्या, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समाकलन है क्या। तो देखिए, आप समाकलन के जैसे नाम सुनते हैं ना, तो पहले तो देखिए बहुत से बच्चे समाकलन के नाम सुन के ही छोड़ देते हैं, यार वीडियो ये सही नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो नहीं, आपसे मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को देखिए, 10 से 15 मिनट ही देखिए आप। 10 से 15 मिनट बाद आपको खुद पे खुद लगने लगेगा कि नहीं हमको समझ में आ रही है चीज़ें। और एकदम जीरो से, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जीरो से आप समाकलन के पहला इंटीग्रेशन में आई होता है, इतना भी नहीं जानते हैं तो उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। तो समाकलन जो होता है ना, सबसे पहले देखिए समझिए समाकलन क्या है। समाकलन जो होता है अवकलन, अगर आपने 12th क्लास के फर्स्ट बुक पढ़ा होगा ना तो उसमें अवकलन पढ़े होंगे जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो समाकलन जो होता है अवकलन का व्युत्क्रम होता है, यानी उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को यानी क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समाकलन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिएगा, समाकलन है क्या। समाकलन, समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ओके। अब समाकलन जो है आपके क्लास 12th में 2 टाइप के पढ़ने हैं। समाकलन कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 2 प्रकार के। पहला समाकलन आपका है अनिश्चित और दूसरा है आपका निश्चित। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा और पेन नोटबुक लेके बैठिएगा, ठीक है। नोट करते चलिए मेरे साथ, ठीक है। अब देखिए, यानी कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं समाकलन। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो पहला हमें पढ़ना है अनिश्चित समाकलन। पहला कौन सा पढ़ना है, अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, समाकलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और एक होता है आपका निश्चित समाकलन। एक क्या होता है आपका, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। यानी कि आपको इस पूरे क्लास 12 में इंटीग्रेशन 2 प्रकार के पढ़ना है। एक पढ़ना है निश्चित और एक पढ़ना है अनिश्चित। ये आपका अनिश्चित है, ये आपका निश्चित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल भी बोला जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोला जाता है।
डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमें इस अध्याय यानी कि क्लास 12 में समाकलन दो प्रकार के पढ़ना है, एक अनिश्चित और एक निश्चित समाकलन। जितने भी फॉर्मूले, चाहे आप कितने भी फॉर्मूले इसमें समाकलन में पढ़ेंगे, वो सारे फॉर्मूले आपको इसमें पढ़ने, अनिश्चित समाकलन में। जितने बेसिक जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको अनिश्चित समाकलन में ही सीखना है। उसके बाद इन्हीं से कुछ रिलेटेड जो होता है कि निश्चित समाकलन में प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसकी, और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ यानी मार्क्स की बात करूं मैं, कितने अंक तक के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में समाकलन 20 से यानी 22 मार्क्स के ना, 20 से 22 अंक के ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप कोई भी ईयर के क्वेश्चन पेपर किसी भी लड़के या किसी भी भाई बहन किसी के पास होगा, आप उसके ये पेपर उठा के देखिएगा, समाकलन 20 से 22 नंबर के आपके पूछे गए होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसका वेटेज समझ सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको एकदम बेसिक से समझिए और 101% आपको ये आएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आएगा तो आएगा, आप कर सकते हैं। बस वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट आप खुद लगाने लगेंगे एक्सरसाइज की 7.2 कैसे, 7.3 ये सारे आप लगाने लगेंगे इसको। ठीक है, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। 22 नंबर यानी कि 20 से 22 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखिए अनिश्चित समाकलन आप पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने तो बता दिया कि दो निश्चित समाकलन यानी कि समाकलन दो प्रकार के, एक अनिश्चित होता है एक निश्चित होता है, लेकिन इसके पहचान क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अनिश्चित समाकलन का जो सिंबल होता है ये इस प्रकार का होता है, ये आपका अनिश्चित समाकलन का चिन्ह है यानी कि प्रतीक। अनिश्चित समाकलन का प्रतीक ये है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। ठीक है, इसके में हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन के जितने भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग उसके लास्ट में सी का ऐड करेंगे, प्लस सी जोड़ते हैं यानी कि ऐड करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस चीज को कैसे सी ऐड करते हैं। और ये वाला जो है आपका ये निश्चित समाकलन है, और इसका जो प्रतीक होता है यानी कि सिंबल होता है वो होता है ए से बी, यानी कि इसमें लिमिट दी होगी ए से बी, लिमिट है ये ए से बी। आप इसमें देखिए कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अनिश्चित समाकलन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं निश्चित समाकलन, क्योंकि इसकी लिमिट दी गई है कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये आपका क्या कहलाता है निश्चित समाकलन। ये आपका प्रतीक है, निश्चित समाकलन की पहचान है, प्रतीक है यानी कि सिंबल। ओके गाइस, अब इसमें कोई भी सी ऐड नहीं किया जाता है, जैसे इसमें हमने लिखा ना सी जोड़ा जाता है, इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है। तो आपको इस यानी कि समाकलन में पहले हमको पढ़ना है हम लोगों को कि अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं। अनिश्चित समाकलन के जितने फॉर्मूले होते हैं सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अनिश्चित समाकलन में ही होते हैं। ठीक है गाइस, और सबसे बड़ी बात आती है कि समाकलन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो समाकलन का प्रयोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसा होगा, कोई यानी किसी भी प्रकार का आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में 12th में, अभी भी पढ़े होंगे आप लोग, तो फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि कभी भी किसी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो होल इंटीग्रेशन कर देते हैं ना। तो होल इंटीग्रेशन का मतलब क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे संपूर्ण पिंड का या किसी एरिया का अगर वो निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके होल इंटीग्रल कर देते हैं। होल यानी कि पूर्ण संपूर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण समाकलन, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप ना इसको नोट कर लीजिए कि ये पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये आपका एक वीडियो में आपके 7.1 पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं, एक एक क्वेश्चन, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको आप लोग। चलिए हो गया, आइए अब इसके हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे और फिर मैं इसका रीजन बताऊंगा कि सी क्यों ऐड करते हैं ना, फिर इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको कि सी इसमें प्लस क्यों करते हैं समाकलन में। तो देखिएगा इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, ये याद रखिएगा आप लोग, इसके बेसिक फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो मैं यहाँ से पहला फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। पहला फार्मूला है x की पावर n dx इंटीग्रेशन, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष x की पावर n का समाकलन करने पर। ठीक है, तो फार्मूला इसका होता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c। देख रहे हैं आप यहाँ पे c ऐड हो रहा है,
इसी प्रकार से इसका दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है dx का, तो ये हो जाता है x प्लस का c। क्लियर है? यानी कि dx का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा तो उसका, यानी कांस्टेंट कोई का मतलब 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x प्लस सी। ठीक है। तीसरा फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक फार्मूला, ये आपको याद करना ही होगा, ये बार बार हम लोग प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला आपका बेसिक है, ये आपका 0 से स्टार्ट है, तो आपको ये फार्मूले प्रयोग करने हैं और इसको याद करना है। ठीक है ना? आप इनको याद कर लीजिए, बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी समाकलन में। मैं बता रहा हूँ आपसे कि कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो x का हमने किया, सॉरी 1 का किया तो x प्लस सी, और x की पावर n का किया तो x की पावर n प्लस 1/n+1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला वाला, बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। ठीक है ना? उसके बाद 1 का यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी, या सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी। ठीक है। e टू दी पावर x का करते हैं तो फार्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस का c। चौथा फार्मूला ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e बेस mod x प्लस सी, या आप सिर्फ log e बेस x प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पांचवा फार्मूला ध्यान दीजिएगा आप लोग, a टू दी पावर x dx का, इसका फार्मूला होता है a टू दी पावर x बाई log e बेस a प्लस का c। ओके। सिक्स्थ फार्मूला जो है आपका वो है साइन x का इंटीग्रेशन। ये सब बेसिक फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइन x का होता है माइनस का कॉस x प्लस का c। ठीक है ना? माइनस का कॉस x प्लस का c। और सातवां फार्मूला जो हो जाएगा आपका, सेवेंथ फार्मूला, कॉस x का, कॉस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस का c, साइन x प्लस का c। आठवां फार्मूला अगर हम बात करें इसका, एट्थ फार्मूले की, तो आपका सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस का c, tan x प्लस का c। और नौवां फार्मूला जो होगा आपका, नौवां फार्मूला जो होगा आपका, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx का, और ये होता है माइनस का कॉट x प्लस का c। दिख रहा है यहाँ तक? तो ये आपके 9 फार्मूले हो गए, ये आपके 9th फार्मूले हो गए। चलिए इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ना होगा तो देखिएगा, ये 9 फार्मूले हो गए। देखिए कुछ फार्मूले हैं उसको आपको याद करना है, ये बेसिक फार्मूले आपके यहाँ पे 10th, यानी कि 10वां फार्मूला जो होगा आपका, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक स्क्वायर हो गया। अब आपका यहाँ पे 10th जो फार्मूला आएगा, 10th जो फार्मूला आएगा आपका, वो आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, यानी फार्मूला जो होता है वो होता है सेक एक्स प्लस का सी। ठीक है। और 11वां जो फार्मूला होगा आपका, 11वां फार्मूला जो होता है आपका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। ठीक है ना? प्लस का सी। ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद करना है, तो जल्दी से आप नोट कीजिए। फिर मैं इस सी, देख रहे हैं ये आपका पता कैसा चलेगा कौन सा इंटीग्रेशन है, तो मैंने अभी बताया है कि ये सिंबल देख के पता चलता है कि ये अनिश्चित समाकलन है। और अनिश्चित समाकलन में सारे फार्मूले होते हैं, निश्चित समाकलन में इनका प्रयोग और प्रॉपर्टीज पढ़ना है, गुण धर्म पढ़ने हैं। ठीक है ना? तो बहुत ईजी है, अगर आप अनिश्चित समाकलन को सही से लगा लेते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको निश्चित समाकलन में दिक्कत यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया? आइए अब समझते हैं हम लोग कि इसमें सी क्यों ऐड कर रहे हैं, प्लस सी क्यों ऐड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ये चीज आप समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है गाइस? तो देखिए
अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्योंकि आपने डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है, और आपने जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन के प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और डिफ्रेंसिएशन शुरू से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो डिफ्रेंसिएशन में आप देखे होंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 2x, ये हो जाता है डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का। क्लियर है इतना? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू दूसरा क्वेश्चन लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए, अब मैं कहूँ कि सर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंस यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का किया तब भी 2x आ रहा है, और सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करें तब भी 2x आ रहा है। क्लियर है? तो हमने जब देखा कि भाई जब इसका डिफ्रेंसिएशन सिर्फ यानी वेरिएबल के किए तब ये, और इसका किए तो ये, तो इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसका आंसर अलग आएगा। कैसे, आइए समझते हैं। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कीजिए, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, x की पावर n का n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 और प्लस c। क्लियर है इतना? तो आप ये देखेंगे x की पावर 3/3 प्लस का c हो जाएगा, ये आएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर 2x प्लस, दो अलग अलग फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग करेंगे 2dx। आप देखेंगे इसका x की पावर 3/3 अब प्लस ये 2 कॉमन कर लीजिए तो dx बचेगा, और dx का मैंने लिखवाया है कि x होता है, तो देखिए x³/3 प्लस का 2x प्लस का c। आप देख सकते हैं कि दोनों का इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन जो है वो इक्वल आता है। इन्हीं चीज़ों को कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू अलग आती है, कुछ अलग देगा वो, और जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेम आएगा। तो इस अलग वैल्यू को ही कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ उसका मान होगा, उस मान को वो करने के लिए, दिखाने के लिए c ऐड किया जाता है। ओके, कि उस मान को हम लोग शो करेंगे कि हमने अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन किया तो कुछ ना कुछ फंक्शन उसमें एरर होंगे, तो उसको हम लोग सही करने के लिए c ऐड कर देते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के प्रश्न, यानी 1 से चालू करेंगे। एक्सरसाइज आपका 7.1। ओके, मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ। ये है आपके जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे उनके ये बुक है, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट्स के भी बच्चे हैं तो उनका समाकलन इंटीग्रेशन जो है एनसीईआरटी बुक्स हर राज्य में अब लगभग चल रहा है, तो हर राज्य के जितने भी बच्चे हैं वो आप इस बुक के या क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपकी और इस बुक के क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे एनसीईआरटी बुक के। तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे समाकलन मैराथन। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे 7.1, और पहला क्वेश्चन जो है कि बहुत से हमने देखा कि बच्चे या टीचर जो है यूट्यूब पे डाल रखे हैं वीडियो, सवाल में कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा एकदम ध्यान से, केयरफुली पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, ब्रैकेट में कहा है समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, प्रति अवकलज को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, जो कि आपके टीचर लोग या कहीं कहीं हमने देखा है कि बहुत से लोग इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दिए हैं, जो कि गलत है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है तो वो गलत है। आपको करना क्या है? प्रति अवकलज, क्योंकि देखिए तो फिर उसको प्रति अवकलज लिखने की जरूरत क्या थी? क्वेश्चन को नहीं लिखता। और नहीं आपको लगता है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, तो आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। वो आपके क्वेश्चन है
उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 इसी बुक में आप देखिएगा, लिखा निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समाकलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। आप चेक कीजिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले इसका डिफरेंशिएशन किया होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन किया होगा, उसी को बोलते हैं प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव्स। यानी कि पहले डिफरेंशिएशन निकालिए, फिर उसका एंटी निकाल दीजिए, यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स निकालिए, जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन। आगे चल के उसको समाकलन पढ़ते हैं। जिस प्रकार से लिमिट एंड डेरिवेटिव्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसी प्रकार से आपका एंटी डेरिवेटिव्स अलग चीज़ है और आपका इंटीग्रेशन अलग चीज़ है। ओके, अब इंटीग्रेशन में देखिए आई आता है, इसलिए हर क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को आई से डिनोटेड करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं और मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ये फार्मूला नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। कुछ फार्मूले इधर रहने देता हूँ जो कि आपकी हेल्प आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, आइए देखिएगा। आपका एक्सरसाइज है ये 7.1, एक्सरसाइज है आपका 7.1, एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पहला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, पहला सवाल है। ठीक है, अब यानी कि प्रति अवकलज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अब सीखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपका दिया है sin 2x। अब इसका आपको निकालना है समाकलन विधि से, यानी एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखिए इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है sin 2x dx। ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए sin 2x कब आ सकता है, sin 2x कब आएगा डिफरेंशिएशन में, एक स्टेप आपको पीछे चलना है। sin 2x यानी cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। cos का क्या होता है, sin x। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे d cos 2x बाई dx इक्वल टू, या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि इंग्लिश में लिख लेंगे वी नो दैट। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, वी नो दैट। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है तो आपको पता होगा, माइनस का sin 2x और 2 जो यानी कि x के जो कोफिशिएंट है, यानी कि x का जो गुणांक है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई में आता, अगर x के साथ 4 होता तो 4 आ जाता मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहीं पे सब खेल है, यहीं पे टोटल खेल है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x का। इसका एंटी डेरिवेटिव्स हमने किया, ये आया। अब ये इसके साथ आप देखें, यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं है। यहाँ पे सिर्फ sin x यानी sin 2x है, यहाँ पे 2 भी नहीं है, तो इस 2 को इधर भेजिए। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं d, इस 2 को इधर भेजेंगे तो ब्रैकेट लगा के -1/2 cos 2x और dx इक्वल टू sin 2x। क्लियर है गाइस, इस चीज समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ। अब ये dx जो है आप इसके साथ भेजिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे dx भी sin 2x के साथ है, तो ये dx इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा d -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x dx। और हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे dx था तो x प्लस c आ गया, यानी कि d कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1/2 cos 2x प्लस का क्या ऐड करते हैं, c, तो c इक्वल टू आ जाएगा sin 2x dx। तो अब से आपसे कोई भी पूछेगा कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो -1/2 cos 2x प्लस का c, ये आपका आंसर होगा। आप अगर ये डायरेक्टली करेंगे तब भी आंसर इतना ही आता है,
ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, लेकिन मेथड गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में करना है। यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे करते तो गलत है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। हमको चेक करना है, चाहे कोई टीचर पढ़ा रहे तो वो कहेगा कि नहीं बेटा सही है क्योंकि समाकलन लिखा है, लेकिन नहीं, बोर्ड एग्जाम में प्रति अवकलज लिख के आएगा, तो आपको यही चीज करना है। एंटी डेरिवेटिव्स लिखा है तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि आपको विश्वास ना होगा, आप अपने एग्जाम्पल चेक कर लीजिएगा अपने बुक के ही एनसीईआरटी से, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का, प्रश्न संख्या 2। एक्सरसाइज है आपका 7.1 7.1 है। आइए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दिया है आपका cos 3x। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, I बराबर लिखना है cos 3x dx। ओके, अब आपको सिर्फ फिर से वही करना है चीज। क्या करना है फिर से कि cos कब डिफ्रेंसिएशन करने पे आता है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos। तो आप लिखेंगे अब फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि इंग्लिश में लिख लीजिएगा वी नो दैट। ओके गाइस, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d साइन 3x/dx और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है cos 3x। मैंने क्या बताया था, जो x का गुणांक होगा वो मल्टीप्लाई में ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई में ले लिए। अब इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे cos 3x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है क्या, नहीं है, तो इस 3 को इधर लेके आइए। तो ये 3 जब आएगा तो यहाँ पे होगा d/dx ब्रैकेट 1/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आता है, साइन 3x और इक्वल टू cos 3x। इस dx को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा d1/3 साइन 3x और ये हो जाएगा cos 3x dx। दिख रहा है इतना? अगर ये दिख नहीं रहा तो आप लोग, ये यहाँ नीचे दिख रहा, तो ये आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, थोड़ा सा समय लगेगा, या मैं डायरेक्टली करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये d कैंसिल हो जाएगा, 1/3 साइन 3x और प्लस का c इक्वल टू ये आ जाएगा आपका साइन cos 3x dx, cos 3x dx। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या? चलिए कोई नहीं, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। इतना तो दिख रहा है ना, इतना तो दिख रहा है, तो आइए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिएगा ये अब इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 1/3, और ये जो टोटल फंक्शन है यानी कि साइन 3x है, अब प्लस c ऐड कर देंगे क्योंकि सब में ऐड आता है c, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा cos 3x प्लस का c, सॉरी cos 3x dx। ये हो जाएगा आपका एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि प्रति अवकलज। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपका 7.1 एनसीईआरटी बुक ना भाई, एनसीईआरटी से हम लोग हल कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है। आइए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें दिया है e⁻²x, तो हम लोग अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि प्रति अवकलज, तो i इक्वल टू लिखेंगे e⁻²x dx। देखिए e⁻x का यानी e⁻x का डिफ्रेंसिएशन सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है। अब देखिए e⁻x का e⁻x प्लस c, तो इसी प्रकार से हम लोग जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा वी नो दैट। क्या करेंगे आप d e⁻²x/2x इक्वल टू e⁻²x, डिफ्रेंसिएशन सेम, x के जो कॉफिशिएंट होगा वो आपके मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये 2 जो है इसके डिवाइड में आएगा 1/2 ई टू द पावर 2x इक्वल टू ई टू द पावर 2x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 2 को इधर लेके आ रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 2 नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस dx को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा d 1/2 ई टू द पावर 2x इक्वल टू ई टू द पावर 2x dx। अब इधर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए, इधर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, यानी कि इंटीग्रेशन समाकलन का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे यानी d कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस का c इक्वल टू यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx। ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया है ax प्लस बी का होल पावर 2, ax प्लस बी का होल पावर 2। अब आपको इसको भी इसी प्रकार से करना है, यहाँ पे लिखना है i इक्वल टू ax प्लस बी का होल पावर 2 dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब, यानी कि अब को इंग्लिश में बोलते हैं नाउ। हम जानते हैं कि यानी इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो लिख लेंगे वी नो दैट। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये दिख रहा है, देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, पावर माइनस होता है, डिक्रीज होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि एक पावर कम होता है। इसका मतलब है कि ये पहले अगर इसका हम रिवर्स में देखें तो इसकी पावर 3 होगी, तभी तो 2 हुआ है। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है डी ए एक्स का होल पावर 3 बाई डी एक्स इक्वल टू। अब डिफ्रेंसिएशन करिए तो x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3-1, और x का जो कॉफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में, तो x का गुणांक क्या है भाई, a, तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3 बाई डी एक्स इक्वल टू 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर आ गया। अब आपको करना क्या है, ये नहीं चाहिए तो इसको इसके साथ ले लीजिए, यानी कि डी 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, लिख सकते हैं इतना। और यहाँ पे ये डी रहेगा और ये डी एक्स इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं dx से ये है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दीजिए। अब ए डी कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन से, तो 1/3 ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 इक्वल टू ए एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस सी भी आएगा आपका, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया चौथे का। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट यानी कि सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। ठीक है, देखिए इस टाइप के जितने भी सवाल आए ना, एक से अधिक पद आ जाए, एक से अधिक, तो जितने पद होंगे उतने समाकलन का चिन्ह लगाइएगा, जितने पद होंगे उतने समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू साइन 2x
माइनस का 4e⁻³ dx। ठीक है, अब आपको इसका अलग अलग करना है। कैसे, देखिए ये करेंगे sin 2x माइनस का 4e⁻³ dx, यानी कि जितने प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल होता है तो मल्टीप्लाई में सीखेंगे हम लोग। बेसिक फार्मूले मैंने आपको लिखवा रखा है, ये बेसिक फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है, और समझना है उसको कैसे यूज करना है। चलिए, अब आपको इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, तो आप लिखेंगे अब, यानी कि 9। हम जानते हैं कि यानी कि वी नो दैट, देखिएगा हम, आप क्या करना है, यहाँ पे sin x का है, यहाँ पे dx होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया, dx का मान यानी रख दीजिएगा dx। sin x का डिफ्रेंसिएशन यानी कि कब आता है, तो cos 2x/dx करेंगे तो माइनस का 2 sin 2x आएगा, माइनस का 2 sin 2x आएगा। इसी प्रकार से इसका कर लीजिए, तो इसका आप करेंगे सिर्फ e⁻³ का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3e⁻³ अब आपको वही चीज़ करना है, इसके साथ 2 नहीं चाहिए तो इधर आ जाएगा dy/dx माइनस का 1/2 cos 2x और इक्वल टू sin 2x। ये dx इधर भेज देंगे तो एक ही बार काम करते हैं, इस dx को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, तो dx इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा dx। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा de⁻³ इक्वल टू 1/3 को ले लीजिए पहले, इस 1/3 को इधर लेके आएंगे तो 1/3 e⁻³ और इधर हो जाएगा e⁻³ dx। दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, इधर dx है ही, इधर भी dx है, इधर भी समाकलन का चिन्ह। आपको मैंने बताया था कि समाकलन के चिन्ह से यानी कि इंटीग्रेशन के साइन से d हट जाता है, तो -1/2 cos 2x प्लस का c इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। इसी प्रकार से इसमें आपका 1/3 e⁻³ इक्वल प्लस c और इक्वल टू e⁻2x का इंटीग्रेशन। अब आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यानी कि लिखेंगे ये क्या है, sin 2x dx माइनस का, ये दिख रहा है, चलिए इतना दिख रहा है, आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए फटाफट, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक स्टेप है बस, एक स्टेप में हो जाएगा ये। i इक्वल टू हम लोगों ने किया था sin 2x माइनस का 4e⁻³ dx। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं ये है -1/2, तो लिखेंगे -1/2 cos 2x। देखिए प्लस c ऐड नहीं करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, दोनों में c है तो लास्ट में ऐड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो हम लिखेंगे माइनस का 4 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 और ये हो जाएगा e⁻³ प्लस c। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट आंसर। ये वाला अलग अलग हमने किया था, सबकी वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर ये हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th था, 4th हमने लिख दिए क्या, 5th था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। तो आपके प्रति अवकलज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग समाकलन पे आते हैं, यानी कि अब आपका जो है प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 22 तक का जितने भी क्वेश्चन है वो सब समाकलन से करने हैं। अब ये बहुत इजी है, आराम आराम से हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, लाइफ में एक चीज़ याद रखिए कि इंटीग्रेशन में डिवाइड का कोई रूल नहीं है। क्या बताया मैंने, इंटीग्रेशन में कहीं भी डिवाइड में कोई फंक्शन आ जाए तो उसका रूल है, लेकिन अभी आपको नहीं बताया गया ना, तो अभी आप समझिए कि नहीं है, नहीं पढ़ना है अभी। तो जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि साइन या cos x अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप ये नहीं लगाएंगे कि u/v का डिफ्रेंसिएशन में हमने फार्मूला पढ़ रखा है तो सर जी वही लगाते हैं, नहीं।
वो फार्मूला यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक ही फार्मूला होता है मल्टीप्लाई का, डिवाइड का नहीं होता है। डिवाइड का तरीका होता है सॉल्व करने का, तो वो हम लोग सीखेंगे। अगर आपको इस प्रकार से कोई फंक्शन देगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें मैं आप सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और जिस प्रकार से बताऊंगा आप उस प्रकार से सॉल्व करते चलिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिएगा, प्रश्न संख्या सीधा सीधा कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 6 से लेके आपके प्रश्न जो है 22 तक हैं। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 4e⁻³ प्लस का 1dx, ये पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी सवाल है। मैंने क्या बताया था कि जब भी हल कीजिएगा आप तो यहाँ पे लिखिएगा हल, इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, तो I = हमेशा I से लिखिएगा 4e⁻³ प्लस का 1dx। देखिए आपको तरीका बता रहे हैं, यही तरीका लगाइए, आप इंटीग्रेशन सीख जाएंगे आराम से। कितने पद हैं इसमें ये बताइए आप लोग? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2। पहला पद ये, दूसरा पद ये, 2 हैं तो 2 इंटीग्रेशन का साइन बना दीजिए। कैसे? तो देखिए I = 4e⁻³ dx प्लस के बाद ये जैसे ही आएगा 1 तो 1dx, और आपको क्या करना है, I = 4 को बाहर करना है, e⁻³ dx प्लस, देखिए 1 यहाँ पे लीजिए चाहे ना लीजिए, 1 रखें या ना रखें, अगर मैं 1 यहाँ पे रख दूँ तो 1 का भी इंटीग्रेशन x + c ही होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x + c। क्लियर है? आइए I = 4 और e⁻³ तो e⁻³ रहेगा, क्योंकि e⁻x का e⁻x होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, क्योंकि फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है कि e⁻x पढ़ा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, e⁻3x। तो जो फंक्शन मल्टीप्लाई में x के है ना, जैसे कि x के गुना में क्या है 3, तो ये आप डिवाइड में ले लीजिए। ये क्लियर है? यानी कि इसके डिवाइड में रखें चाहे इसके डिवाइड में, बात एक ही है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और x + c है तो x + c, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए भाई। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, x² 1 - 1/x² dx। बहुत इजी सवाल है यार, बता रहे हैं ना, आप लोग आराम से लगा लेंगे। चलिए आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे हल यानी कि सॉल्व। I = आप देखिए यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का भी अभी तक हमने फार्मूला यहाँ पे कोई नहीं बताया है, तो आपको मल्टीप्लाई का भी फार्मूला भी पता नहीं है। आप करेंगे कैसे इस सवाल को, तो आप क्या करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करिए, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करिए। तो x² से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x², इस x² से इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² dx। क्लियर है गाइस? अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि x² से x² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को I से डिनोटेड करते हैं। यहाँ पे x² - का 1dx। अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 6 यही कराया था कि जितने पद हैं यानी कि जितने अलग अलग टर्म दिखेंगे दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो I = क्या हो जाएगा, x² dx - 1dx। क्लियर है गाइस? I = फार्मूला x⁻n, पहला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। x⁻n में क्या होता है, n में एक पावर में एक जोड़ दीजिए, तो आप यहाँ पे 2 है तो एक जोड़ दीजिए, 2 + 1 डिवाइड में सेम 2 + 1, ओके, -1 का इंटीग्रेशन x + c, तो -x + c, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻3/3 - x + c, ये आपका राइट आंसर। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए, प्रश्न संख्या 7 सॉल्व हो गया। आइए प्रश्न संख्या 8, बहुत इजी वे से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, जीरो से समझिए, एकदम आपको हीरो ना बना दिया तो बताइएगा। 100% इंटीग्रेशन में आपको कोई पीछा नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 8, ओके, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा,
दिया क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी डी एक्स। और इजी सवाल है, तो बहुत इजी है, इससे इजी कोई सवाल ही नहीं है, सही बता रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ पे लिखिए आप हल, आई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। पता है बच्चे ये सवाल देख के घबरा जाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ना कितने पद है, पहले पद देखिए, पद का मतलब टर्म, कितने टर्म है, तो 1 2 3, क्लियर, 1 2 3। अब आपको करना क्या है, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन में रख दीजिए। कैसे, आइए, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स सबके साथ लीजिएगा, प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, क्लियर है। आइए, जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट यानी पद है, अचर पद, उसको बाहर, ए कांस्टेंट है तो बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी है तो बी को बाहर, एक्स। अब देखिए एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो 1 लिखेंगे, डी एक्स प्लस सी बाहर 1 डी एक्स, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स की पावर एन, आप देख सकते हैं एक्स की पावर एन में एन प्लस 1, यानी कि जो पावर होगा उसमें एक जोड़ दीजिए, फिर पावर, फिर 1 जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1, क्लियर है गाइस, क्लियर है इतना। प्लस बी एक्स की पावर 1 का बताइए, तो इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और प्लस का सी, और 1 का कितना होता है, एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस सी, क्लियर है इतना। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ आई इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस बी बाई 2 एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस का सी, राइट। ओके गाइस, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको, जब तक मैं इंक इसमें डाल लूँ, इंक लग रहा है डार्क नहीं चल रहा मार्कर, जल्दी से कीजिए बेटा आप लोग। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए, और बताइए उनको भी, ताकि ये यहाँ पे हर चीज़, यानी कि मैं आपको एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो वीडियो लॉन्ग जाए या शॉर्ट जाए। बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि वो इस प्लेटफॉर्म पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तैयारी करें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। 22 मार्क्स का आता है, 20 से 22 मार्क्स का, यानी कि 20 से 22 नंबर के इंटीग्रेशन से पूछे जाते हैं, और ये एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद तो और टफ होते हैं, इतना वे से बताऊंगा कि आपको ये अगर आप पढ़ लिए तो आगे के धीरे 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 सब चीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9 पे। जिस प्रकार से बता रहे हैं आप इस प्रकार से करते चलिए, 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप लगाएंगे भी क्वेश्चन को, ये मेरी गारंटी है, आप देखते चलिए सिर्फ। प्रश्न संख्या 9, देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx। ओके गाइस, आइए i इक्वल टू, यानी कि हल लिखना है, यहाँ पे लिखना है i इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx, क्लियर है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने पद हैं, तो मैंने अभी बताया ना, जितने पद उतने अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, 1 2, तो क्या करेंगे आप 2e की पावर x, सॉरी 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर dx प्लस ई टू द पावर 2x dx। देखिए dx 2 पद हैं तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके लिए, ये तो दोनों के लिए आता है, तो दोनों के लिए अलग अलग dx लगेगा। अब आपको करना क्या है, i इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, साइन थोड़ा सही बनाइएगा, dx प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू द पावर x प्लस का c। i इक्वल टू आ जाएगा 2x की पावर n का फार्मूला n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1, यानी कि 2 में 1 जोड़ दीजिए, फिर डिवाइड में 2 में 1 जोड़ दीजिए, प्लस ई टू द पावर x प्लस का c।
ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू ये 2 और 1 3, यानी कि 2/3 एक्स क्यूब प्लस e⁻x प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आइएगा, आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। आपको कुछ नहीं बता तो रहे ना, जैसे बता रहे वैसे ही पढ़ते चलिए आप। सबसे पहले i इक्वल टू √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। देखिए, अब आप ये क्वेश्चन देख के समझेंगे कि ये टोटल x पर लेकर सर, नहीं, गलत है, क्योंकि ये टोटल x हो ही नहीं सकता है। ये √x है तो ये 1/√x है, तो इसलिए हम टोटल x नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? a माइनस बी पढ़ सकते हैं। करेक्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला मैंने नोट कर दिया। अब भी इसी प्रकार से कीजिए, i इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि √x का होल स्क्वायर माइनस के 2√x इंटू 1/√x प्लस का 1/√x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है dx। ओके गाइस, आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x माइनस देखिए √x से √x कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस 1/x dx आ जाएगा। क्लियर है? कितने पद हैं? 1 2 3, तीनों को अलग अलग, तो x की पावर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए dx, माइनस 2 को बाहर कर दीजिए 1 dx प्लस 1/x dx, ये हो जाएगा। अब देखिए x की पावर n, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा x प्लस का 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 माइनस का 2, 1 का कितना होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x। देखिए होता है तो प्लस c, तो c हमेशा लास्ट में ऐड करेंगे, c हमेशा लास्ट में। ठीक है, प्लस 1/x, आप देखिए 1/x क्या होता है? log e बेस मॉड x, तो आप क्या लिखेंगे? log e बेस मॉड x प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक दिख रहा है? x²/2 माइनस का 2x प्लस log e बेस मॉड x प्लस का c, दिख रहा है ये आपका आंसर हो गया, दिख रहा ये। ओके गाइस, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। हो गया? आइए, प्रश्न संख्या 11 सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सारे सवाल बहुत इजी हैं, बता तो रहे हैं ना आपसे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या दिया हुआ है आपका? ये दिया है x³ प्लस 5x² माइनस का 4/x² dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए, डिवाइड का कोई रूल बताया क्या आपको? नहीं ना, तो डिवाइड का जब रूल नहीं बताया तो आपको ये तो x² दिख रहा है डिवाइड में, तो चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे सर? ये क्योंकि बच्चे ये देखिए कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हल करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको अलग कर देंगे सर, 1/x² को ले लेंगे। नहीं, गलत है, वो गलत है। कैसे हल करेंगे ये सीखिए। i इक्वल टू आपको करना क्या है ये मैं बताऊंगा, x³ प्लस का 5x² x³ प्लस 5x² माइनस का 4 डिवाइड में x² dx। क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना? ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता होगा कि सर ब्रैकेट था नहीं, आप कहाँ से लगा दिए? हटा दिए। क्लियर?
अब देखिए आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा a प्लस बी प्लस सी और डिवाइड में अगर मैं d ले लूं तो मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? क्योंकि ये d सबके डिवाइड में है, d सबके डिवाइड में है, जितने भी पद ऊपर होंगे सबको डिवाइड करता है। नीचे अगर वो सिंगल है तब, ये नहीं कि सर 1 प्लस हो गया तो तब भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको कंडीशन भी देखना है कि क्या ऊपर वाली कंडीशन से कुछ कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा क्या? अगर कैंसिल होगा तो काहे डिवाइड करेंगे, काहे कि टाइम पास किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल पद है नीचे जैसे एक्स स्क्वायर है या 2 है 3 है 4 है तो डिवाइड कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक पद को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक पद को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, आइए, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आया क्या समझ में? ये एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में, एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि 3 है 2 चला गया, यहाँ पे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 dx। अब देखिए जितने पद है अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, dx प्लस का 5 यहाँ पे 1 dx माइनस का 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? i इक्वल टू एक्स की पावर 1, फार्मूला एक्स की पावर n, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन होता है 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 4, और 1 अपॉन एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता है तो x का, 1 अपॉन एक्स का, एस स्क्वायर का नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज हो सकता है, क्या होगा, तो ये होगा i इक्वल टू एक्स की पावर 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 डिवाइड में 2 प्लस 5x माइनस का 4 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अब प्लस सी ऐड करना है लास्ट में। i इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस, देखिए माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, तो माइनस का 4 एक्स की पावर माइनस 1 प्लस का c। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए क्योंकि दिखाई नहीं देगा इसके नीचे, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर बताता हूँ, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए इसको। हो गया? आइए ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। i इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, देखिए आप माइनस और ये माइनस 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 प्लस 4, और ये माइनस पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1 बाई एक्स प्लस का c, या और आगे जाएंगे तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 बाई एक्स प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप से है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया आपका एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइड में अंडर रूट एक्स dx। क्लियर है? नहीं दिख रहा क्या? ओके गाइस, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आज इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हमने सोचा था कि ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम आ गया है कैमरे में, तो
शायद दिख नहीं रहा सही से क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इसको कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज हमने जितनी भी चीज़ें आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसा ये वीडियो आपको लगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सजेस्ट कीजिए कि क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं हम लोग। 100% हम आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और देंगे बेहतर। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे 10th क्लास के चाहे 12th क्लास के कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मैं जनवरी 15 या 20 जनवरी से अनसॉल्व पेपर 10 ईयर सॉल्व करवाऊंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के। तो आप धीरे से पैसा रखिए, आराम आराम से कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक एक वीडियो में आपको मैं एक एक चैप्टर या एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो ये प्लीज़ आप रिस्पॉन्स कीजिएगा कि कैसा ये वीडियो आपको लगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर आपको डालें और आप लोग देखें उस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट